नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव, भाग 2। पूर्व अध्ययन के बिंदु। भारत की विविधता के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। ग्रामीण और शहरी लोगों में पूर्वाग्रह के बारे में हमने पढ़ा। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, इसके बारे में भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लड़खड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते वह हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उसके बारे में लोगों ने पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ ही उनकी अपनी भावनाओं और विचार भी दिए गए हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। रूढ़िवादी धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के
अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। कुछ मुसलमानों के बारे में ये अब रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल में जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए जाते हैं, वहाँ मुसलमान समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। इनमें 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक हैं। इन सभी कारणों ने बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप में पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से होता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। ये विविधता एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन, पैसे नहीं होते हैं। इस कारण अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि ये उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव और सामना करने पर अपने आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बटेगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा
और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। दलित वह शब्द हैं जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है कि जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों की अनुसूचित जाति में के वर्ग में रखती है। जाति के आधार पर कक्षा में भी बच्चों को अलग अलग 2 भागों में बांटकर बिठाकर रखा जाता है। जिन समूह को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। उन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को भी अधिकार हासिल था। उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अब कक्षा कार्य हैं, वो आपको अपने कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, विकलांगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, अशिक्षा का महत्वपूर्ण कारण क्या है? फिर गृह कार्य के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किन कार्यों को हम महत्व दिया, किन कार्यों को कम महत्व दिया जाता है? दूसरा प्रश्न है, दलित शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।